आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच चीन के खिलाफ भारत का ये बड़ा आर्थिक फैसला है। सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप को देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रतिबंध का ये फैसला लिया है। जिन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें टिकटॉक, हेलो, शेयर इट, बीगो लाइव, कैम स्कैनर, यूसी न्यूज, वीचैट, ब्यूटी प्लस शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों ने भी कई चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। इनमें से टिकटॉक जैसे ऐप का इस्तेमाल लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया जाता रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी और बढ़ा दी है। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना अपनी साझेदारी बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जापानी नौसेना के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS राणा और INS कुलिश शामिल हुए। ये युद्ध अभ्यास इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत से सीमा विवाद के साथ चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश में है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच भारत और चीन की सेना के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मंगलवार सुबह 10:30 पर चुशूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी। गलवान में संघर्ष के बाद 2 बार पहले भी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। 22 जून की मीटिंग में यह तय किया गया था कि गतिरोध खत्म किया जाएगा और धीरे धीरे दोनों देशों के सैनिक LAC से पीछे हटेंगे। लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात नहीं बदले हैं। जम्मू कश्मीर का डोडा जिला आतंक मुक्त हो गया है। अनंतनाग जिले में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें हिजबुल कमांडर मसूद भी शामिल है। मसूद डोडा जिले का अंतिम सक्रिय आतंकवादी था। मारे गए 3 आतंकियों के पास से 1 AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। 27 जून को जम्मू कश्मीर का त्राल भी 31 सालों बाद आतंक मुक्त हुआ था। वर्ष 2020 में अब तक कुल 116 आतंकियों को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी 27 समूहों के ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हो गया। एक ऑडियो मैसेज में गिलानी ने कहा कि हुर्रियत के मौजूदा हालात को देखते हुए उसने ये फैसला लिया है। 2 पन्नों की चिट्ठी में गिलानी ने हुर्रियत में फूट और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुर्रियत की उदासीनता को इस्तीफे की वजह बताया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने ट्वीट किया, ये व्यक्ति हजारों कश्मीरी युवकों और परिवारों को बर्बाद करने के लिए अकेले जिम्मेदार था। ये घाटी को आतंक और हिंसा में ढकेलने के लिए जिम्मेदार था। अब उसने हुर्रियत से इस्तीफा दे दिया है। क्या इससे उसके सभी पाप धुल जाएंगे? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के स्टॉक मार्केट बिल्डिंग में आतंकी हमले में 4 आतंकवादी सहित 10 लोग मारे गए हैं। कार में आए आतंकवादियों ने कराची के स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर फायरिंग शुरू कर दी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष ने इमरान खान को बुज़दिल बता दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र और नागालैंड सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। नागालैंड में लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक। महाराष्ट्र में अभी तक जिस तरह से जरूरी सामानों की दुकानें खुली हैं, वो वैसे ही खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानों को ऑड इवन दिन के मुताबिक खोला जा सकता है। दफ्तरों में भी सीमित संख्या के साथ लोगों को काम करने की अनुमति रहेगी। गाड़ियों में भी सीमित संख्या में ही लोग आ जा सकेंगे। मुंबई में मास्क नहीं लगाने वालों पर BMC 1000 रुपए का जुर्माना लगाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर वसूली का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतें जनता पर सीधी चोट हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को याद दिलाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी तेल पर टैक्स बढ़ाया गया है। वहीं तेल की बढ़ी कीमतों से मिला पैसा केंद्र गरीबों को दे रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाई, किसानों के बैंक खाते में पैसा पहुंचाई। केंद्र सरकार का कहना है कि मांग में तेजी की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज यानी ILBS में प्लाज्मा बैंक 2 दिन में शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली
प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। ये अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक होगा कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 83,000 से ज्यादा हो गई है। आज दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 2,889 नए मामले आए। राहत की बात यह है कि दिल्ली में अब तक 52,607 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 60% हो गया है। पिछले 24 घंटे में वायरस के संक्रमण से 65 लोगों की मौत हुई है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निगरानी और बढ़ा दी है। अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना अपनी साझेदारी बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में जापानी नौसेना के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास किया है, जिसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS राणा और INS कुलिश शामिल हुए। ये युद्ध अभ्यास इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत से सीमा विवाद के साथ चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश में है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच भारत और चीन की सेना के बीच कल कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक मंगलवार सुबह 10:30 पर चुशूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी। गलवान में संघर्ष के बाद 2 बार पहले भी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। 22 जून की मीटिंग में यह तय किया गया था कि गतिरोध खत्म किया जाएगा और धीरे धीरे दोनों देशों के सैनिक LAC से पीछे हटेंगे। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात नहीं बदले हैं।